नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऊतक तंत्र के पार्ट सेकंड की। इससे पहले के वीडियो में हमने ऊतक के बारे में बात किया था, टिश्यूज के बारे में बात किया था, लेकिन उसके पार्ट फर्स्ट के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट सेकंड के बारे में। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने बात किया था कि वास्तव में ऊतक कहते किसको हैं। ठीक है, टिश्यूज जो हमारे होते हैं इन्हें हम कहते किसको हैं, टिश्यूज किसे कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रचना और कारिकी में समान कोशिकाएं जो कि इधर उधर बिखरी नहीं होती हैं, लेकिन एक सुसंगठित समूह बनाती हैं या पिंड बनाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। यानी रचना और कारिकी में समान कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, टिश्यूज कहलाता है। ठीक है, इस ऊतक शब्द का मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ये जो ऊतक शब्द है, यानी जो ये टिश्यू वर्ड है, इस टिश्यू वर्ड को ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे, विकॉट। किसने? कौन थे? विकॉट। ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग विकॉट ने किया था। ये जो ऊतक है, ऊतकों का अध्ययन जो किया जाता है, इनकी जो स्टडी होती है वो किस में होती है? एक ब्रांच है, उसका नाम है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी ब्रांच में क्या किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और जो ये हिस्टोलॉजी नाम है, ये जो क्वेश्चन बनता है, जहां तक मैं वही आपको बातें यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, हिस्टोलॉजी नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिस्टोलॉजी नाम का प्रयोग सबसे पहले मेयर ने किया था। किसने किया था? मेयर ने किया था। मेयर भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो इतनी बातें हमारी कल हो गई थी। और हमने क्या बताया था कि रचना और कार्य के आधार पर, रचना और कार्य के आधार पर ऊतकों को हम कितने भागों में बांटते हैं? ऊतकों को हम बांटते हैं कितने भागों में? 5 भागों में हम बांटते हैं। किसमें? रचना और कारिकी के आधार पर ऊतकों को हम 5 भागों में बांटते हैं। किसमें? पहला ऊतक है एपिथेलियमी ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, चौथा है तंत्रिकीय ऊतक नर्वस टिश्यू, और जनन ऊतक यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। ये 5 प्रकार के कुल ऊतक जो है वो आपके शरीर में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा चैप्टर है, ऐसा नहीं छोटा चैप्टर है, कोई काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको अपने सामान्य अध्ययन के हिसाब से एक जीएस के अप्रोच में जितना आपको जानना चाहिए और जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, हमें सिर्फ ढूंढ ढूंढ करके उन्हीं बातों पर चर्चा करनी है, तो सामान्य आपको जानकारियां भी हो जाएं और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व भी हो जाएं। यही हमको आपको देखना है यहां पर। तो कुल बताया कि हमारे शरीर में कुल 5 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अब इससे पहले की वीडियो में हमने बात की हुई थी कि जो हम कैसे जंतु हैं? हम त्रिस्तरीय जंतु हैं। कैसे जंतु हैं? त्रिस्तरीय जंतु हैं। त्रिस्तरीय जंतु यानी हम ट्राई-लेयर्ड एनिमल हैं। और अगर हम ट्राई-लेयर्ड एनिमल हैं, और ट्राई-लेयर्ड एनिमल किसे कहते हैं? हमारा जो ये भ्रूण होता है, जो ये भ्रूण बना, इस भ्रूण के कितने स्तर होते हैं? इस भ्रूण के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। एक बाहर का स्तर, और ये जो बना रहा हूं मैं, ये कौन सा स्तर हुआ? ये मध्य का स्तर हुआ, और इसके बाद ये क्या हुआ? आंतरिक स्तर हुआ। ठीक है, आंतरिक स्तर हुआ। तो इन तीनों स्तरों का जो है वो अलग अलग नाम है। क्या? ये जो बाहर का स्तर आप देख रहे हैं, जो हमने ये सफेद कलर से दिखाया है आपको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। बीच वाला स्तर है हमारा मेसोडर्म, और अंदर का है एंडोडर्म। ठीक है,
ये क्या बनाया था हमने, एम्ब्रियो बनाया है, यानी भ्रूण बनाया है। ठीक है, क्या बनाया है, भ्रूण बनाया है। इस भ्रूण के यानी स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद जाइगोट बना। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, भ्रूणीय परिवर्धन स्टार्ट होता है, तो उसके ये 3 स्तर बनते हैं। और इस तीनों स्तरों में बाहर का स्तर एक्टोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म और फिर एंडोडर्म जो है ये बनता है। इन्हीं तीनों स्तरों से इन 5 प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है। इन तीनों स्तरों से ही ये 5 टाइप के टिश्यूज हमारे बनते हैं। अब हमें एक एक टिश्यूज पर चर्चा करनी है कि कौन सा टिश्यू कहां पर होता है, किस प्रकार का होता है, उसकी उत्पत्ति किससे होती है, यानी एक्टो से होती है कि मीजो से होती है कि इंडो से होती है, और वो कार्य कौन कौन से संपन्न करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लेते हैं किसको, एपिथेलियमी टिश्यू को। ठीक है, किसको, एपिथेलियमी ऊतक को। ठीक है, आइए सबसे पहले हमने लिया एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक क्या है समझिएगा। एपिथेलियमी ऊतक सबसे पहले समझिए कि कहां कहां पर ये पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं, शरीर एवं आंतरांगों की ऊपरी सतहों पर। क्या लिखा है, शरीर एवं आंतरांगों की ऊपरी सतहों पर। तो त्वचा हमारा क्या है, शरीर का ऊपरी स्तर है। ठीक है, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, आंतरांगों मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे लीवर है, किडनी है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, इन सब का एक अंग है ना, तो अंदर इनकी जो सबसे बाहरी सतह होगी उसे क्या कहेंगे, ऊपरी सतह। तो आंतरांगों के ऊपरी सतहों पर पाए जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं, देह गुहा, बॉडी सील। गुहा मतलब कैविटी। ये हमारी जो पूरी बॉडी है ये अंदर से क्या है, अगर देखा जाए तो ढोल की तरह है, और उस ढोल के अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गन रखे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, देह गुहा। इस पूरे को क्या कहते हैं, बॉडी को देह कहते हैं हिंदी में। और उसके अंदर जो गुहा है, कैविटी है, इसमें बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स यानी बहुत सारे अंग हमारे रखे हुए हैं, सेट हैं पूरी तरह से। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, देह गुहा। तो देह गुहा कहां कहां पाए जाते हैं, शरीर एवं आंतरांगों के ऊपरी सतहों पर देह गुहा में पाए जाते हैं। लसिका वाहिनियों, ठीक है, किसमें, लसिका वाहिनियों। लसिका अलग चीज है, लसिका क्या है, एक संयोजी ऊतक है। लसिका क्या है, संयोजी ऊतक है। लेकिन लसिका वाहिनियां किसकी बनी हुई हैं, एपिथेलियम। जैसे हमारे शरीर में धमनी तंत्र है और शिरा तंत्र है, यानी आर्टेरियल सिस्टम है और वेनस सिस्टम है, इसी के बीच बीच में एक और तंत्र बनाया गया है। इसी के बीच बीच में एक और तंत्र बनाया गया है। उस तंत्र को हम क्या कहते हैं, लसिका तंत्र कहते हैं। उसमें रुधिर का बहाव ना होकर के लसिका यानी लिम्फ का बहाव होता है। ठीक है, तो जिनसे लिम्फ का बहाव होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लसिका वाहिनियां कहते हैं। ठीक है, तो लसिका वाहिनियों में पाया जाता है वृक्क नलिकाओं के कुछ भागों की दीवार। वृक्क यानी किडनी, तो जो हमारे किडनी ट्यूब्स हैं उनके कुछ भागों की दीवार हमारे वृक्क में, जब किडनी पढ़ाएंगे तो वहां बात करेंगे हम, किडनीज में हमारी लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इतनी लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं होती हैं। और इन्हीं वृक्क नलिकाओं से रुधिर बार बार आता जाता रहता है। इन्हीं वृक्क नलिकाओं से रुधिर बार बार आता जाता रहता है। तो वृक्क नलिकाएं भी किसकी बनी हुई हैं, एपिथेलियमी ऊतक की। अब यहां से जाएंगे तो ये मुख गुहा है, इसके बाद ये ग्रसनी है, फिर ग्रास नली है, फिर आमाशय है, फिर छोटी आंत है। इस पूरी आंत के विभिन्न भागों की अगर हम बात करें तो आंत के विभिन्न भागों की, ग्रसनी की भी, आंत की, ठीक है, यकृत भी, ये सब यानी ग्रसनी भी, पूरी इंटेस्टाइन समझ लीजिए आप, ये किसकी बनी है, एपिथेलियमी ऊतक की बनी हुई है। पित्त, लीवर भी हमारा, यकृत किसका बना हुआ है, एपिथेलियमी ऊतक का बना हुआ है। आंत पित्ताशय हमारा यानी गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जो हमारा है वो भी क्या, किसका बना हुआ है, गॉल ब्लैडर किसका बना हुआ है, गॉल ब्लैडर भी एपिथेलियमी ऊतक का ही बना हुआ है। ठीक है ना, तो अब ये पित्ताशय, पित्त वाहिनियां, जिनसे जो पित्त बनता है हमारे पित्ताशय में, वो कहां इकट्ठा होता है, जो पित्त कहां बनता है, पित्त बनता है यकृत में, लीवर में बनता है पित्त। ठीक है, पित्त कहां बनता है, यकृत में बनता है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको हम, बाइल बोलते हैं। ठीक है, तो कहां बनता है, यकृत में बनता है। लेकिन ये यकृत से आ जाता है कहां पर, पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में। यहां आकर के ये एकत्रित होता है और फिर ये पित्ताशय से किससे, पित्त वाहिनी के माध्यम से
कहां पहुंच जाता है? ये पहुंच जाता है सीधे आपकी जो अग्न्याशय ग्रंथि है उससे होते हुए छोटी आंत में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? छोटी आंत में पहुंच जाता है, और छोटी आंत में ही इसका काम होता है। क्या काम होता है? भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना। ठीक है, तो और कहां पाया जा रहा है? पित्ताशय में। ये एपिथेलियम ऊतक कहां पाया जा रहा है? पित्ताशय में पाए जा रहे हैं। पित्त वाहिनियों में पाए जाते हैं। जनन वाहिनियां, जनन वाहिनियां, ठीक है, जनन वाहिनियां हमारी दो प्रकार की हैं। एक है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी किसमें पाई जा रही है? मेल में यानी पुरुषों में। और दूसरा फीमेल में क्या पाई जा रही है? फीमेल में पाई जा रही है अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी। और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? जनन वाहिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको हम? जनन वाहिनी बोलेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? समझ लीजिए आप। शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ये स्पेलिंग इसकी अलग होती है। और इसको बोलते हैं हम ओविडक्ट, या इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो अंडवाहिनियां भी किसकी बनी हुई है? यानी जनन वाहिनियां किसकी बनी हुई हैं? एपिथेलियमी ऊतक की बनी हुई हैं। आंखों की आइरिस, हमारी जो आइरिस है, आप जानते हैं आंख जब हम पढ़ाएंगे तो वहां बात करेंगे। हमारी जो आंखों की आइरिस है ये कैमरे के डायफ्राम की भांति काम करती है। यानी ये जो आंखों की जो आइरिस है ये क्या करती है? पुतली को घटा करके बढ़ा करके नेत्रों के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। ठीक है, बैलेंस करती है कितना हमारी आंखों में प्रकाश जो है लाइट जाए और कितना ना जाए। ठीक है, तो आंखों की आइरिस। स्टोमक मैंने बताया पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है। ठीक है, मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां आप जानते हैं अलग होती हैं। जनन वाहिनियां अलग होती हैं, मूत्र वाहिनियां अलग होती हैं। फीमेल के केस में क्या होती है? फीमेल के केस में जो मूत्र वाहिनी है यानी यूरिनरी ट्यूब है और जो वो दोनों अलग हो जाती हैं, यानी ये अलग एग्जिट होती हैं। जबकि मेल में क्या होता है? मूत्र वाहिनी आती है और इधर शुक्र वाहिनी आती है और दोनों एक जंक्शन पर आकर के यहाँ पर ऐसे कहाँ पर जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहां पर मिल जाती हैं और फिर बाहर जो खुलती हैं तो एक रास्ते से खुलती हैं, जबकि यहां से ये दोनों अलग अलग आती हैं। ठीक है, जबकि फीमेल में क्या होता है? मूत्र वाहिनी बिल्कुल ही अलग होती है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता है यहां पर। जबकि जो फैलोपियन ट्यूब हैं या ओविडक्ट हैं ये दोनों ओवरी से यानी दोनों अंडाशयों से अलग अलग निकलती हैं और आकर के गर्भाशय में खुलती हैं। ठीक है, ओपन होती हैं। तो ये इतना आपने देखा, ये क्या है? एपिथेलियमी, यानी यहां पर एपिथेलियमी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियमी ऊतक हैं कैसे होते हैं? एपिथेलियमी ऊतक रोमाभियुक्त, यानी इनके ऊपर रोम हो सकते हैं। भाई अब इससे ये स्किन है, आउटर स्किन, तो यहां पर छोटे छोटे रोम होते हैं, तो ये रोम युक्त हो सकते हैं। इनमें मिलेनिन पाया जाता है। मिलेनिन ज्यादा है तो त्वचा का रंग सांवला हो जाएगा, मिलेनिन कम है तो त्वचा का रंग क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हल्का रह जाएगा। ठीक है, लचीली कोशिकाएं, इनमें लचीली कोशिकाएं सिकुड़ने और फैलने वाली हल्की सॉफ्टनेस वाली सेल भी होती हैं। इसके अलावा ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें क्या है? तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं भी पाई जाती है। यानी जो तंत्रिका तंत्र हमारा होता है, तंत्रिका तंत्र भी जो है वो इसी में विकसित होता है, इसी में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब ये करती क्या है? ये जो एपिथेलियमी ऊतक है करता क्या है? ये हमारी सुरक्षा करता है, चाहे अंदर के अंगों की या बाहर के पूरे शरीर की सुरक्षा करता है। इनमें चूंकि तंत्रिकाएं पाई जा रही हैं, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जा रही हैं, तो इनमें ये संवेदनाएं ग्रहण करने का भी काम करती हैं। यानी इनसे आपको स्टिमुलेशन होता है, एहसास होता है कोई चीज क्या है, टच कर रहा है कोई चीज। ठीक है, और क्या? रासायनिक आदान प्रदान, जो इनके विभिन्न भाग है इसमें देखेंगे। एक केमिकल जो है एक्सचेंज भी होता है, रासायनिक आदान प्रदान भी होता है। कुछ चीजों को त्वचा ले जाती है, जैसे श्वेत ग्रंथियां हैं तो पसीने के निष्कर्षण का काम भी होता है, तो ले जाने का भी ये काम करती हैं। कुछ स्रावित होता है, कुछ उत्सर्जित होता है, यानी कुछ एक्सक्रीट होता है, कुछ सिक्रीट होता है, तो कुछ क्या होता है? एक्सक्रीट भी होता है। इनसे सेलाइवा भी निकलता है।
ठीक है, जैसे आप यहाँ मुंह में सलाइवा, ठीक है, आंख में सलाइवा, जननांगों में से सलाइवा, आपके ईयर बैग्स होता है कान में, वहां पर नाक में सलाइवा। तो जितने भी बाहें खोलने वाले अंग हैं वहां पर भी क्या होगा, सलाइवा। तो श्लेष्मों का भी श्रावण इनसे होता है, ठीक है। मोस्टली ये इनके क्या हैं, कार्य हैं। लेकिन अब अगर हम पूरे की बात करें कि भाई इन एपिथेलियमी ऊतकों की उत्पत्ति किससे होती है, तो एपिथेलियमी ऊतक जो है ये, इनकी उत्पत्ति याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा ऊतक है जिसकी उत्पत्ति तीनों आपके उससे होती है। किससे, तीनों से होती है। किससे किससे होती है, एक तो एक्टोडर्म से होती है, दूसरा मीजोडर्म से होती है, और तीसरा इंडोडर्म से भी उत्पत्ति होती है। किससे, यानी इसकी उत्पत्ति जो है एक्टो, मीजो और इंडो तीनों से होती है। किससे, एक्टो, मीजो और इंडो तीनों से होती है। यानी एक्टोडर्म से भी होती है, मीजोडर्म से भी होती है, इंडोडर्म से भी होती है। अब इसमें कुछ चीजों का क्या है, स्पेशलाइजेशन भी है, ठीक है। जैसे अब अगर देखा जाए तो मूत्राशय है, मूत्र वाहिनियां हैं, पित्ताशय है, पित्त वाहिनियां हैं, ठीक है, और थाइमस ग्रंथि है, आंत है। इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो शेष सभी अंगों की उत्पत्ति किससे होती है, एक्टो, मीजो, इंडो तीनों से होती है। लेकिन इनकी उत्पत्ति किससे होती है, इनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, ठीक है, जिनका मैंने अभी नाम लिया, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला ऊतक, ऐसा ऊतक जो इंटरलिंक्ड करे, यानी जो जोड़ने का काम करे, लिंक्ड का काम करे, ठीक है, यानी संयोजन का काम करे, उसे क्या कहेंगे हम, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। कनेक्शन का काम करे, जोड़ने का काम करे, ठीक, कनेक्ट करे। क्या क्या कनेक्ट कर सकता है, ये जो कनेक्ट करने वाले जो टिश्यूज हैं बेसिकली ये कहां कहां पर हो सकते हैं, समझिएगा। यहां देखिएगा, ये ऊतक कहां पर होते हैं, अंगों के बीच बीच में होते हैं। भाई जैसे रुधिर है, तो रुधिर क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ये कहां कहां पर होता है, पूरे अंगों के बीच बीच में होता है, पूरे शरीर में त्वचा के नीचे होते हैं, पेशियों के बीच बीच में होते हैं, कान और नाक की उपास्थियों, ठीक है, ये क्या है, उपास्थि है, ये हड्डी नहीं है बल्कि उपास्थि है। यहां नाक भी क्या है, हिल रही है ऐसे, तो ये क्या है, उपास्थि है, कान और नाक की उपास्थियों, ठीक है। इसके अलावा कंकाल की सभी लंबी अस्थियों, कंकाल की सभी लंबी अस्थियां, जितनी भी हमारी एक कंकाल की लंबी अस्थियां होती हैं, पैरों की अस्थियां लंबी होती हैं, इन सभी लंबी अस्थियों में, जैसे हमारी अस्थि मज्जा है या रुधिर है, तो हमारे इसमें लंबी अस्थियों में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आप रुधिर और लसिका को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि रुधिर और लसिका ये सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये क्या है, संयोजी ऊतक। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये संयोजी ऊतक हैं, ठीक है। अब यहां पे आइए आप, इसके अलावा कंकाल की सभी लंबी अस्थियों, कशेरुकदंड जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें भी ये पाए जा रहे हैं, ठीक है। रुधिर में बताया आपको, रुधिर है ही है, ठीक है, लसिका में है, इन सब में क्या पाए जाते हैं, यानी बेसिकली रुधिर, लसिका, सभी लंबी अस्थियों, कशेरुकदंड, कान और नाक की उपास्थियों, पेशियों के बीच बीच में, इन सभी स्थानों पर क्या पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनमें जो आता है पदार्थ, बेसिकली इसमें अंतरकोशिकीय पदार्थ। अब अंतरकोशिकीय पदार्थों में क्या होता है, अंतरकोशिकीय पदार्थों में ऊतक द्रव्य होता है, टिश्यू फ्लूइड, तो वो भी इसी में आएगा। तंतु यानी जो फाइबर होते हैं हमारे शरीर में फैलने और सिकुड़ने वाले, ठीक है, जो जाल के समान संरचनाएं होती हैं। अब जो जाल के समान संरचनाएं हैं वो भी दो भागों को जोड़ रही है ना, तो जोड़ने वाला जहां ऐसा कोई शरीर में भाग है जो किसी भी तरीके से जोड़ने का काम करता है, वो सब किस में आएगा, तंत्रिकी ऊतक में, इसमें संयोजी ऊतक में आएगा। और यहां केवल आपको याद क्या करना है, संयोजी ऊतकों में हमेशा ध्यान रखना है कि संयोजी ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है, सभी संयोजी ऊतकों की उत्पत्ति किससे होती है, मीजोडर्म से होती है। भ्रूण के किससे होती है, मीजोडर्म से इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। किस उत्पत्ति होती है, मीजोडर्म से उत्पत्ति होती है। आइए अगला देखते हैं जरा,
तीसरा ऊतक है हमारा पेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक है हमारा? पेशीय ऊतक है। अब ये पेशीय यानी मसल्स, ठीक है, मसल्स जहां जहां पर हमारी पेशियां पाई जा रही हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? हम पेशीय ऊतक कहते हैं। कहां कहां है ये? शरीर की समस्त पेशियों, जितनी भी जहां जहां पर मसल्स देख रहे हैं आप, उनमें ये ऊतक पाए जाते हैं। आंतरिक अंगों की दीवार, जो हमारे अंदर के अंग हैं उनकी जो दीवारें हैं उसमें भी पेशियां हैं, फैलने वाली है, सिकुड़ने वाली हैं, ऐच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक पेशियां हैं, ठीक है। और हृदय की, जैसे हृदय की दीवार है, अब इसमें कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। यानी अगर आप चाहें कि हृदय हमारा रुक जाए, काम करना बंद कर दे, तो आपके चाहने से नहीं होगा, बल्कि वो काम करेगा, यानी वो काम करता रहेगा। तो उसमें अनैच्छिक पेशियां, ऐसे अंग जो हमारी इच्छा से जो है गति करते हैं उसे कहते हैं, उनमें क्या पाई जाती हैं? ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, वॉलंटरी। और जिनमें हमारी अनिच्छा से, यानी वो अब उन पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, ठीक है। तो ये पेशीय ऊतक कहां पाया जा रहा है? यहां पर पाया जा रहा है। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? इसकी उत्पत्ति भी किससे होती है? मीजोडर्म से ही होती है। किससे होती है? मीजोडर्म से होती है। अब ये जो पेशीय ऊतक है बेसिकली ये करते क्या हैं? ठीक है, ये आप जानते हैं कि बहुत जितने भी हमारी गतियां हैं जो हम गति कर पा रहे हैं ये पेशियों के कारण कर पा रहे हैं। इसके अलावा ये जो है जितने भी प्रकार की गति के साथ साथ अन्य गतिविधियां हैं जिनके बिना हमारी गति भी संपन्न नहीं होगी, जैसे आदेश देने की एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि आदेश का जो क्रियान्वयन होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है हमारे शरीर में, वो भी इन्हीं पेशियों के द्वारा होता है। जैसे मस्तिष्क ने आदेश दिया कि भाई हमें जो है इसको हाथ ऐसे उठाना है, तो ये आदेश हमारी पेशियों के द्वारा ही इंप्लीमेंट हो पाया, क्रियान्वित हो पाया, ठीक है। तो ये सब काम भी करते हैं, ठीक है। अब होती कैसे हैं? ये जो पेशीय ऊतक हैं ये सकरे हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, ठीक है। इनमें एक ही केंद्रक हो सकता है कुछ कोशिकाओं में, तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें बहुकेंद्रकी भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो सिकुड़ने वाली है, कुछ ऐसी है जो फैलने वाली हैं, यानी कुछ सिकुड़ने फैलने दोनों वाली हैं। इसी तरह से लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जो क्या होती हैं? अस्थियों से जुड़ी होती हैं। तो कुछ केस क्या होती हैं? अस्थियों से अलग भी होती हैं। तो अस्थियों से जुड़ी भी होती हैं, अस्थियों से अलग भी होती हैं। ये सभी प्रकार की कोशिकाएं इसमें आती हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के पेशीय ऊतक इन सब की कहां कहां पाए जा रहे हैं, कौन कौन सा काम करते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये मैंने आपको बताया। उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म से होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तंत्रिकी ऊतक। तंत्रिकी ऊतक आप जानते हैं तंत्रिकाओं से संबंधित होते हैं। तंत्रिकाएं यानी हमारी नर्व से संबंधित होते हैं, ठीक है। कहां पाए जाते हैं? मानव शरीर के संपूर्ण तंत्रिका तंत्र में ये पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मानव शरीर के संपूर्ण तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? बड़ी बड़ी कोशिकाओं के रूप में होते हैं। आप जानते हैं तंत्रिका कोशिकाओं को हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कहा जाता है, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो लगभग कितना होता है? 90 सेंटीमीटर से लेकर के कितना 1 मीटर तक ये हो सकता है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिकाएं हमारे शरीर की ये होती हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कोशिकाओं में होती हैं शाखान्वित। जैसे अगर देखा जाए तो हमारी मान लीजिए एक सेल आ रही है, तो इस तरह से ये सेल क्या होती हैं? ये ऐसे ऐसे बटी रहती हैं। आप जानते हैं जैसे हम बना रहे हैं जो अभी, इसे क्या कहते हैं? हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अभी फिर जाकर के क्या होगी? ऐसे ही बट जाती है अलग शाखाओं में, अलग अलग शाखाओं में, ठीक है। तो क्या है? तंत्रिका कोशिका है, शाखान्वित होती है, रचना में जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थोड़ा होता है, खनिज लवण युक्त। इनमें क्या पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम आयन पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम आयन पाया जाता है, यहां याद रखिएगा, ठीक है। सोडियम पोटेशियम आयन, इसीलिए तंत्रिका कोशिकाओं को हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। जब आपको मस्तिष्क पढ़ाएंगे ब्रेन वाला चैप्टर तो वहां जरूर आपसे हम बात करेंगे, ठीक है। इसको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं, ठीक है। और अंतिम छोर पर कैसी जुड़ी हुई होती हैं?
अंतिम छोर पर कैसी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे ये कोशिका हमारी खत्म हो रही है तो यहीं से अगली शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी ये आपस में जुड़ी होती हैं। इसलिए शरीर में कहीं पर भी जहां की तंत्रिकाएं पाई गई हैं, अगर वहां पर कहीं पर भी आप टच करते हैं, संवेदना देते हैं, तो ये जो संवेदनाएं हैं, सूचनाएं हैं, ये मस्तिष्क में स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक इनको पहुंचना है। और ब्रेन से जो आदेश आएगा किस अंग तक, जहां पर संवेदना हुई है उस अंग तक आदेश भी, निर्देश भी मस्तिष्क के द्वारा जो भेजा गया है या जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से भेजा गया है वो वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। तो इसके कारण हो पाता है, तंत्रिकी ऊतक के कारण हो पाता है, ठीक है। तो और इनका मुख्य रूप से काम क्या है, इनका काम यही है जो हमारी तंत्रिकीय सूचनाएं हैं, जो तंत्रिकीय संवेदनाएं हैं, तंत्रिकीय संवेदनाओं क्या करना है, संवहन करना है। यानी तंत्रिकीय संवेदनाओं का जो है को हमारे मेरुरज्ज यानी स्पाइनल कॉर्ड होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचाना है और फिर मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों निर्देशों को स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्ज होते हुए अंगों तक पहुंचाना है। ये इनका प्रमुख काम होता है, ठीक है। अब इनकी उत्पत्ति किससे होती है, यहां याद रखें, जो हमारा तंत्रिकीय ऊतक है इसकी एकमात्र ऐसा ऊतक है जिसकी उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोडर्म से होती है। इसकी उत्पत्ति केवल और केवल एक्टोडर्म से होती है, यानी जो भ्रूण का बाहरी वाला हिस्सा है उससे उत्पत्ति इसकी होती है, किससे, एक्टोडर्म से होती है। और अंतिम ऊतक हम लोग देख लेते हैं। अंतिम ऊतक जो हमारा होगा वो है जनन ऊतक, ठीक है। कैसा है, जनन ऊतक। पांचवा और अंतिम ऊतक है जनन ऊतक, यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यू जनन ऊतक। जनन ऊतक जो है कहां पाए जाते हैं, सबसे पहले तो जननांगों में पाए जाते हैं। जननांग कितने प्रकार के हैं, जननांग नर में क्या हैं भाई, नर में यानी मेल में वृषण पाए जाते हैं, वृषण यानी टेस्टिस, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। और स्त्रियों में या मादाओं में क्या पाए जाते हैं, यानी फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल में क्या होगा, अंडाशय होगा, अंडाशय यानी ओवरी होगी, तो 1 पेयर ओवरी पाई जाती है, ठीक है, 1 पेयर ओवरी पाई जाती है। इन में क्या पाई जाती हैं, क्या बनती हैं, जनन ऊतकों में जनन अंगों में जनन कोशिकाएं बनेगी, ठीक है। क्या बनेंगी, जनन कोशिकाएं बनती हैं। अब इनमें जनन कोशिकाएं क्या हैं भाई, इनमें जनन कोशिकाएं हैं शुक्राणु, इनमें क्या बनती हैं, जनन कोशिकाएं बनती हैं। और इनमें जनन कोशिका क्या है, स्पर्म है, ठीक है। जबकि इनमें जनन कोशिका क्या है, यहां पर जनन कोशिका क्या है, अंडाणु है यानी ओवम है। जनन कोशिका क्या है, अंडाणु है यानी ओवम है, ठीक है। और इन जनन कोशिकाओं को हम और क्या कहते हैं, इनको हम युग्मक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक कोशिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में इनको हम गैमीट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमीट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये वो कोशिकाएं हैं जिनके मिलने से क्या होता है, जो है एक जाइगोट बनता है, अंततः वो भ्रूण बनता है और अंततः भ्रूण क्या होता है, शिशु में विकसित होता है। यानी ये वो हैं जो क्या करती हैं, इस जो है आपकी संतति को चलाती हैं, संतति को चलाती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम संतति कोशिकाएं भी कहते हैं। यानी
जो ये सृष्टि हमारी है, जो ये पृथ्वी चल रही है, वो इनके दम पर भी चल रही है। तो जनन ऊतकों से जनन ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? जनन अंगों में पाए जाते हैं। जनन अंगों में क्या बनती हैं? जनन कोशिकाएं बनती हैं, और जनन कोशिकाएं ही क्या करती हैं? निषेचन में भाग लेती हैं। ये जनन कोशिकाएं क्या करती हैं? निषेचन यानी किसमें भाग लेती हैं? फर्टिलाइजेशन में भाग लेती हैं, निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, तो ये जनन की प्रक्रिया है, जनन भाग लेती हैं। अब इन कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है? यानी इन ऊतकों की, जनन ऊतकों की उत्पत्ति किससे होती है? जनन ऊतकों की उत्पत्ति भी किससे होती है? मीजोडर्म से होती है। किससे होती है? किससे होती है? मीजोडर्म से होती है। मीजोडर्म से होती है। काम क्या है बता ही दिया, होते कैसे हैं बता ही दिया, कहां पाए जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये मैंने सामान्य आपको जितना आपके जीएस में आता है वो मैंने बताने की कोशिश किया। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं। हम क्या हैं? ट्राई लेयर्ड एनिमल हैं, त्रिस्तरीय जंतु हैं, क्योंकि हमारे भ्रूण के 3 भाग होते हैं, यानी 3 स्तर होते हैं। बाहर का स्तर एक्टोडर्म, बीच का स्तर मीजोडर्म, अंदर का स्तर एंडोडर्म। हम इन्हीं तीनों स्तरों से कुल 5 प्रकार के ऊतकों का निर्माण हुआ। एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिकी ऊतक और जनन ऊतक। एपिथेलियम ऊतक वो हैं जिनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों से होती है। जो संयोजी ऊतक है उसकी उत्पत्ति केवल मीजोडर्म से होती है। ठीक है, और संयोजी ऊतकों में सबसे महत्वपूर्ण ऊतक है रुधिर। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कई भाग बहुत इसके होते हैं, बस आपको बहुत संक्षेप में पढ़ना है। संयोजी ऊतक, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म से होती है। इसके बाद मैंने बताया आपको पेशी ऊतक। पेशी ऊतक की उत्पत्ति भी क्या होती है? विभिन्न प्रकार की पेशियों पाई जाते हैं। कहां से होती है? इनकी उत्पत्ति भी मीजोडर्म से होती है। इसके बाद बताया मैंने तंत्रिकी ऊतक। तंत्रिकी ऊतक यानी नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज की उत्पत्ति भी, इनकी उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है। जो हमारे तंत्रिकी ऊतक हैं जिनमें तंत्रिकाएं मुख्य रूप से आती हैं, संपूर्ण तंत्रिका तंत्र आता है, इनकी उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है। लेकिन लास्ट बताया मैंने आपको जनन ऊतक। जनन ऊतकों की उत्पत्ति किससे होती है? केवल और केवल मीजोडर्म से होती है। जनन ऊतक जो है वो, उनमें क्या बनती हैं? जनन कोशिकाएं बनती हैं। जनन ऊतक से में जनन कोशिकाएं बनती हैं, और जनन कोशिकाएं हमारी निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सामान्य जानकारियां जो कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर चूंकि है, इसको बहुत मैंने संक्षेप में काम आपको बताया है। ठीक है, जो आपके जहां से आपके क्वेश्चंस हो सकें। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो हम बताएंगे जो यहां से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मुख्य रूप से मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि इन पर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ऊतक का अध्ययन। ऊतक कहते किसको हैं? रचना और कारिकी में समान कोशिकाओं का जो समूह होता है, ऐसी कोशिकाएं जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में अप्रॉक्स सेम हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनके समूह क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बिकॉट ने किया। ऊतकों का अध्ययन कहां करते हैं? इनका अध्ययन हम हिस्टोलॉजी ब्रांच है, उसको औतिकी बोलते हैं हिंदी में, हिस्टोलॉजी में करते हैं। हिस्टोलॉजी सब जो है शाखा की स्थापना सबसे पहले किसने किया? हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना सबसे पहले किया मार्सिलो मालपिज़ाई ने। किसने किया? मार्सिलो मालपिज़ाई ने। और हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, इस शाखा को हिस्टोलॉजी जो नाम दिया था वो मेयर ने दिया था। ये मैंने सारी बातें आपको लगभग बता दी हैं। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।